हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स और उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है गॉस के नियम के अनुप्रयोग पर आधारित। ये जो गॉस का नियम होता है ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो गॉस का नियम क्या होता है और उसको कैसे अप्लाई करेंगे, आज हम लोग इसको समझेंगे। तो गॉस का नियम बताता क्या है? गॉस का नियम बताता है कि विद्युत फ्लक्स कितना होगा। कोई एक बंद पृष्ठ है, उसके अंदर एक आवेश Q रखा हुआ है, तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा ये गॉस का नियम बताता है। लेकिन इस आधार पर हम जो है क्या ज्ञात करते हैं कि विभिन्न स्थानों पर या विभिन्न आकृतियों पर अगर जो आवेश Q फैला हुआ है तो उसके कारण उससे कुछ दूरी पर कितना फ्लक्स बनेगा, कितना विद्युत क्षेत्र बनेगा, इन सभी चीज़ों का कैलकुलेशन हम गॉस के नियम से करना सीखेंगे। ठीक है, तो गॉस के नियम को समझने के लिए या उसके अनुप्रयोग के समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें और जाननी होंगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं वो चीज़ें क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हमको समझना होगा आवेश का रेखीय घनत्व। ये क्या होता है? आवेश का रेखीय घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। ये क्या चीज़ होती है समझिएगा। देखिए, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि कोई अगर जो वस्तु है जिसको Q आवेश दिया गया है और वो वस्तु बिंदु रूप में है तो Q आवेश को हम बिंदुवत मानते हैं। ठीक है, लेकिन वस्तु अगर जो एक तार के रूप में है जो कि फैली हुई है तो उसको जो भी आवेश दिया जाएगा वो उसका एक सतत वितरण हो जाएगा, एक समान रूप से इसके ऊपर फैल जाएगी। और अगर जो वस्तु एक सतह के रूप में है, जैसे कोई प्लेट है, इसको जो आवेश दिया जाता है तो उसको भी दिया गया आवेश जो होता है वो एक समान रूप से पूरी सतह पर भर में फैल जाता है। ठीक है, तो आवेशों को जो भी स्थान उपलब्ध होता है उसमें भी एक समान रूप से फैलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और अगर जो कोई वस्तु ऐसी है जो ठोस रूप में है, मतलब उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ है, तो उसमें जो भी आवेश उसको मिलता है वो उसके आयतन भर में फैल सकता है। ठीक है, तो अगर जो आवेश का वितरण हम देखें तो ये कई प्रकार से हो सकता है। लंबाई में भी आवेश फैल सकता है, ये तो खैर बिंदु रूप में है, इसके बाद छोड़ दीजिए। चलिए, इसको यहाँ पे हटाए दे रहे हैं। आवेश लंबाई में भी फैल सकता है, आवेश सतह में भी फैल सकता है और आवेश आयतन भर में भी फैल सकता है या वितरित हो सकता है। तो कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर हमें ये नहीं पता कि इसकी लंबाई कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है या इस वस्तु का आयतन कितना है, ऐसे में हम आवेश के वितरण को ज्ञात करने के लिए कुछ चीज़ें या कुछ राशियों को परिभाषित करते हैं, उन राशियों के बारे में समझते हैं। अगर जो हमने कहा कि एक तार है बहुत अनंत लंबाई का है तो हमें पता नहीं इसके ऊपर आवेश कितना है और इसकी लंबाई कितनी है, हम नहीं जान पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, हम दो बिंदु इसके ऊपर मान लेते हैं जो काफ़ी नज़दीक होते हैं। हमने मान लिया कि इनकी दूरी या इनकी लंबाई L है और इसके ऊपर Q आवेश फैला हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम एक टर्म परिभाषित करते हैं जिसको हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व और उसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर होता है आवेश बटे लंबाई के। तो आवेश कितना आवेश, जो कि आवेश इन दो बिंदुओं के बीच में है, केवल उतना सा आवेश और उतनी सी लंबाई। तो प्रायः बहुत किताब वाले इसमें D लगा देते हैं, DQ और DL से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो हम भी DQ और DL लिख सकते हैं, ऐसा भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ये कब हम यूज़ करते हैं? जब आवेश हमको पता नहीं कि कितना है और ये लंबाई भी बहुत दूर तक है, इधर भी पता नहीं, इधर भी पता नहीं। तो ऐसे में हम आवेश के वितरण को या आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक क्वांटिटी या एक क्या कहते हैं राशि बनाते हैं जिसको हम कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। तो लैम्डा बराबर DQ/DL। तो ये हमको आवेश के वितरण के बारे में जानकारी देती है। दूसरी राशि हम लोग यहाँ पर बनाते हैं कि अगर जो कोई आवेश कहाँ पे फैला हुआ होता है, कोई आवेश क्षेत्रफल पे फैला होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं जिसका एरिया है DA और उसके ऊपर आवेश फैला हुआ है DQ। तो DQ और DA के अनुपात को हम कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, और उसको हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर DQ/DA ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से
अगर जो आवेश आयतन भर में फैला हुआ है तो यहाँ पर एक छोटा सा आयतन आप मान लीजिए जिसका आयतन dv है और इसके ऊपर जो आवेश फैला हुआ है वो dq है या वितरित है वो dq है। तो हम लिख सकते हैं इसको आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। तो आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं रो से। रो बराबर होता है dq/dv, आवेश बटे आयतन। देखिए इनकी परिभाषाएं याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप परिभाषा बना भी सकते हैं, याद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, देखो एकांक लंबाई पर फैले हुए आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। या कह सकते हैं कि किसी सूक्ष्म लंबाई dl में फैले हुए आवेश dq तथा लंबाई dl के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ऐसा भी आप परिभाषित कर सकते हैं इसको। ऐसे इसको भी कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल, किसी एकांक क्षेत्रफल में फैले हुए आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में वितरित या फैले हुए आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये परिभाषाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको फार्मूला के रूप में आप याद रखिएगा। अब आपको और आगे बातें बताते हैं। देखिए पहला जो हम टारगेट लेते हैं वो गॉस के नियम के अनुप्रयोग से संबंधित जो पहला टारगेट लेते हैं वो हम ले रहे हैं कि एक गोली कोश है। गोली कोश का मतलब हुआ खोखला गोला। ठीक है, ये मान लीजिए कि किसी धातु का भी बना हो सकता है, अचालक पदार्थ का भी बना हो सकता है। हम लिख सकते हैं सुचालक या अचालक कोई भी होगा गोली कोश। बहरहाल ये खोखला गोला होना चाहिए। सुचालक और अचालक गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक गोली कोश है वो चालक भी हो सकता है और अचालक पदार्थ का बना हुआ भी हो सकता है। ये गोली कोश है, इसको +q आवेश दिया गया है जो कि +q आवेश इसके पूरे सतह पर फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या R है और ये कितना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा वो हमको निकालना है। लेकिन कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है ये भी महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि ये जो गोले का केंद्र है उसके बाहर या इस गोले से बाहर गोले के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P दिया हुआ है। इस बिंदु पर हमको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस जगह पर बताना है। फिर प्रश्न में जो है और एक चीज़ बढ़ा दिया गया कि बताइए कि ये जो बिंदु होगा अर्थात गोले की सतह होगी, इसको हमने कोई अक्षर से प्रदर्शित कर दिया, मान लो m से, कि इस m जगह पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। फिर एक चीज़ पूछा कि इस गोले के भीतर मान लिया कोई बिंदु n है, यहाँ पर बताइए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो हमारा टारगेट समझ लीजिए क्या है। हमारा टारगेट यह है कि ये गोली कोश है, उसको क्यों आवेश दिया गया है तो वो आवेश इसके ऊपर फैल गया है। ठीक है, और इस आवेश के फैलने के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो हमें बताना है। m पर कितनी होगी, n पर कितनी होगी ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा माना R त्रिज्या के गोली कोश को Q आवेश से आवेशित किया गया है। ठीक है, अब देखिए ऐसे मान लिया। अब हमको सपोज कीजिए बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जो कि है बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो बाह्य बिंदु है ये केंद्र O से r दूरी पर है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमने स्मॉल r त्रिज्या ले करके एक यहाँ पे पृष्ठ खींचा।
इसको हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। अब ये क्या चीज़ हुई भाई, ये क्यों खींच दिया हमने? देखिए ध्यान दीजिए, ये जो गॉस की प्रमेय हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि जो आवेश होना चाहिए ये किसी सतह से घिरा होना चाहिए, तभी हम गॉस के प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो गोला दिया हुआ है, ये जो गोला दिया हुआ है, यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं इस जगह पर, तो ये आवेश किसी पृष्ठ से घिरा हुआ नहीं है, किसी क्षेत्रफल से घिरा हुआ नहीं है, तो हम गॉस के प्रमेय को अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए हमने एक मान लिया कि ये एक ऐसा क्षेत्रफल है, एक गोला है जिसके अंदर ये बंद है, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पर एक सतह ज़रूर माननी पड़ती है, तभी हम गॉस के नियम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक गोले के रूप में एक सतह को माना जिसके अंदर ये वाला गोला बंद हो गया है, जो दिया हुआ गोली कोश था वो बंद हो गया है। अब हम गॉस के प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक तरीका है या बेसिक रूल है एक तरह से गॉस के नियम को अप्लाई करने का, कि जो आवेश होना चाहिए वो किसी आकृति से बंद होना चाहिए, तभी हम गॉस के प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा देखिए, माना केंद्र O से P की दूरी स्मॉल r है, ठीक है। अतः r त्रिज्या लेकर एक गॉसियन पृष्ठ। अच्छा देखिए, गॉसियन पृष्ठ क्यों कहा? क्योंकि गॉस की थ्योरम लगा रहे हैं, इसलिए इसको नाम दिया गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। अब देखिए, ये तो गोले के आकार का है, तो इसको गोलीय पृष्ठ भी कह सकते हैं, इसका कोई मैटर नहीं, हम गोलीय पृष्ठ भी कह सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ भी कह सकते हैं। लेकिन गॉसियन का मतलब ये नहीं कि गोलीय है। गॉस के प्रमेय अप्लाई करने के लिए जो पृष्ठ बनाया है उसको हम गॉसियन कहते हैं। गोलीय पृष्ठ हो सकता है, कभी ये किसी अन्य आकृति का भी हो सकता है, तो गॉसियन पृष्ठ या गोलीय पृष्ठ खींचा, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ खींचा। देखिए अब हम अपनी शुरुआत करेंगे, जैसे गॉस के नियम को प्रूव करते समय जहाँ से शुरुआत की थी वहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि एक छोटा सा क्षेत्रफल है DA, ठीक है। हमने क्या मान लिया, एक छोटा सा क्षेत्रफल इस पर है DA। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है और क्षेत्रफल वेक्टर किधर है। तो देखिए, अगर जो सपोज कीजिए कि ये जो पूरा गोला है यहाँ पर एक Q0 आवेश रखा है, तो ये वैद्युत क्षेत्र जो है इधर को बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, E वेक्टर, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में चूँकि एरिया वेक्टर क्षेत्रफल पर लंबवत होता है, इसलिए वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं DA वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र वेक्टर दोनों के बीच में कोण कितना है? दोनों के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है, अर्थात थीटा बराबर 0। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, गॉसियन पृष्ठ पर स्थित किसी पृष्ठ अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखिए, घबराइएगा नहीं, इंतजाम ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। गॉसियन पृष्ठ d phi e ये बराबर किसके होता है? E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है। अब बस ये फार्मूला याद कर लीजिए, फिर नदी की धारा में बहते चले जाइए, ठीक है। कैसे? E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, इसका फार्मूला क्या होता है? EDA cos थीटा ये होता है, ठीक है। अब देखिए, cos थीटा 0 है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे EDA cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ये क्या आ जाएगा? EDA, इतना आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारा गॉसियन पृष्ठ है इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। ये तो थोड़ा सा फ्लक्स निकला, किससे गुजरने वाला? ये जो छोटा सा एरिया है इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकला। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अर्थात इसका हमें समाकलन करना पड़ेगा। देखिए कैसे कर सकते हैं हम,
इसको मिटाना पड़ेगा हमें, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो में नहीं मिटेगा, वीडियो देख लीजिएगा बैक करके। क्या लिखेंगे देखिए, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बताओ। सारा गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन होगा। चूँकि ये पृष्ठ बंद है इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन EdA ऐसे, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई E, इसका क्या हो जाएगा, फाई E हो जाएगा। और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये तो हमको निकालना ही है, तो हमने E ऐसे लिखा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे बात समझ लीजिएगा एक बार में अच्छे से। dA का मतलब क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA इसका मतलब क्या है, सारा क्षेत्रफल बढ़ा लो, सारा क्षेत्रफल ले लो। तो ये सारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सारा क्षेत्रफल मैथमेटिक्स के हिसाब से हम A लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। और A है कितना, A है कितना, सारा एरिया कितना है, तो ये पूरा एरिया, इसका फार्मूला हमको पता है। इसका फार्मूला क्या पता है, 4πr²। ये ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल R लिख देते हैं, ये वाला नहीं लेना है हमको। ये गॉसियन पृष्ठ है इसलिए इसका क्षेत्रफल हमें लिखना है, तो 4πr², इसकी त्रिज्या r है इसलिए r² यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो हम लोग फ्लक्स वाला चला रहे हैं, अभी गॉस का नियम ही नहीं लिखा, अभी गॉस के नियम का उपयोग ही नहीं किया। अब हम लोग गॉस के नियम का उपयोग करेंगे। गॉस के अनुसार जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होना चाहिए, वो आवेश का 1/ε0 गुना होना चाहिए। अब हमने फाई की जगह पर ये फार्मूला रखा, ये है गॉस के नियम का उपयोग, यहाँ पे ये फिट कर दिया हमने। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है, ये 4πr² हमें मिला, इसको इधर ले आइए। E बराबर देखिए अच्छे से बनाइए, 4π को इधर ले आइए, 1/4πε0 Q, और इस r² को इसके नीचे लिख दीजिए। देखिए ये देखो फार्मूला मिला हमें, E बराबर 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस जगह पर है, वो इस जगह पर है। अब देखिए ये फार्मूला तो वही वाला बन गया, कौन वाला, जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था। कब पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर जो बिंदु आवेश प्लस Q R दूरी पर रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हम लोगों ने पढ़ा था ये इतना, इसी का ये फार्मूला था। ये फार्मूला वो फार्मूला सेम आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आवेश है, जो कि फैला हुआ आवेश है, वो इस तरह से व्यवहार कर रहा है जैसे कि सारा का सारा आवेश यहाँ केंद्र पर रखा हो और वहाँ से दूरी R है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का उसी तरह का फार्मूला यहाँ पर प्राप्त हुआ है हमको, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि जो फैला हुआ आवेश है वो इस तरह से व्यवहार कर रहा है जैसे कि संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर रखा हो, हालांकि रखा नहीं है, मान सकते हैं कि यहाँ पर रखा हुआ, उसी तरह का व्यवहार ये कर रहा है, बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। तो ये बात आप लिख सकते हैं या केवल समझ लीजिए, ज़रूरत पड़े तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ सेट हो गई। अब यहाँ पर एक और बात, ये जो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला है इसको हम सिग्मा के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। सिग्मा क्या, अभी हमने आपको बताया था, सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। प्रति एकांक आवेश से संबंधित जो प्रति एकांक क्षेत्रफल से संबंधित जो आवेश होता है उसी को हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ये अभी आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर अब आप देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व अगर जो ज्ञात करें तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सिग्मा बराबर क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। अब देखिए अगर जो हम ये वाला क्षेत्रफल ले लें, गॉसियन पृष्ठ, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, तो इस गॉसियन पृष्ठ के ऊपर कोई आवेश फैला नहीं है, इसलिए हम इस क्षेत्रफल को नहीं लेंगे। आवेश कहाँ फैला है, इस क्षेत्रफल पर फैला है, इसलिए हम आवेश बटे ये वाला क्षेत्रफल लेंगे, उसको सिग्मा कहेंगे। आवेश लिखा इसका Q और इसका क्षेत्रफल 4πR², ना कि स्मॉल r।
ध्यान रखिए आवेश कहाँ फैला है, इस वाले गोले के ऊपर, तो इसी का क्षेत्रफल आप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से इस वैल्यू को इस फार्मूले में फिट करना है। इसके लिए हमने लिखा कि Q बराबर सिग्मा गुणे, यहाँ से गुणा कर दीजिए 4 पाई r स्क्वायर, इस वैल्यू को इसमें फिट कर दीजिए तो सिग्मा के रूप में आ जाएगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह पर हम लिख सकते हैं सिग्मा गुणे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बटे स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई कैंसिल, तो E बराबर आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर अपान स्मॉल r स्क्वायर। देखिए इस रूप में भी आप इस सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने कहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, इस जगह पर बाह्य बिंदु पर। अब देखिए हम इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं जो कि बिंदु M है। ठीक है, हम लिख सकते हैं गोली कोश के पृष्ठ पर, कोश के पृष्ठ पर, ठीक है, जो कि बिंदु M है। तो इसके लिए हमने माना कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है इसको छोटा कर दिया, हमने छोटा कर दिया अर्थात इसकी त्रिज्या को घटा दिया, घटाते घटाते इतना छोटा कर दिया कि कैपिटल R स्मॉल r के बराबर हो जाए। अगर जो कैपिटल R स्मॉल r दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये बिंदु P खिसक करके इस सतह पर आ जाएगा। तो इस सतह पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं स्मॉल r बराबर कैपिटल R रख करके। ठीक है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, तो जहाँ जहाँ स्मॉल r है वहाँ वहाँ कैपिटल R रख दीजिए। देखिए इस फार्मूले में क्या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान कैपिटल R स्क्वायर, ये बन गया फार्मूला। और वो वाला देखिए कैसे सेट हो जाएगा। देखिए E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर बटे स्मॉल r की जगह कैपिटल R, ये और ये कट गया। ठीक है, अब देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं हम आपको बताएं, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखते हैं, कैपिटल R की जगह पर स्मॉल r रखते हैं, फिर कहते हैं सर ये कट नहीं रहा। तो आप ध्यान दीजिए स्मॉल r की जगह पर आपको कैपिटल R रखना है, कैपिटल R की जगह पर स्मॉल r नहीं रखना है। ठीक है, हालांकि दोनों बराबर ही हैं लेकिन एक को रखिए, दोनों पूरा बदल दोगे तो फिर बाद में कहोगे ये कट नहीं रहा क्या करें सर। ठीक है, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ये आ गया। ये कहाँ आया, गोली कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है, तो दो टारगेट हमारे कंप्लीट हुए, एक तो गोली पृष्ठ के बाहर, जो गोली पृष्ठ है या गोली कोश है उससे बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के ऊपर। अब बात करते हैं गोले के अंदर की। ठीक है, कोश के भीतर, देखिए कोश के भीतर क्या होगा, थर्ड नंबर कोश के भीतर जो कि बिंदु N दिया हुआ है कि कोश में M बिंदु है। देखिए अच्छा दूसरा चित्र बनाए दे रहे हैं, उसमें बहुत गंदा सा हो जाएगा। ये हमने कहा कोई गोली कोश है, इसको हमने प्लस का Q चार्ज दिया, ये आवेश इसकी सतह के ऊपर फैल गया, ये इसका केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर मान लिया कोई N बिंदु है। अब देखिए हमें निकालना है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, गॉस के प्रमेय अप्लाई करते हैं। ये दूरी सपोज कीजिए r डैश है। ठीक है, हमने r डैश त्रिज्या लेकर के एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, तो हमने देखा कि इस गॉसियन पृष्ठ को तो हमने खींच दिया लेकिन इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। जब इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, उसके बाहर है, तो इस गॉसियन पृष्ठ से होकर के कोई भी फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, और जब विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा तो विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि गोले के भीतर इस r डैश त्रिज्या का गोली पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ खींचने पर पृष्ठ से घिरा हुआ नेट आवेश, खींचने पर पृष्ठ से घिरा
नेट आवेश शून्य है। देखिए उसके बाहर तो है लेकिन पृष्ठ के भीतर नहीं है। नेट आवेश शून्य है, अतः पृष्ठ से संबंधित, डायरेक्ट लिख दें, अतः बिंदु n पर E बराबर 0। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स भी 0 होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। तो बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। हमारे वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।